ये हिंदुस्तान को तालिबान बनाना चाहते हैं, हमें जिहाद सिखा रहे हैं। ये मीडिया मैं किसी मीडिया का मैं निंदा नहीं करना चाहता हूँ। आप हमारा चौथा स्तंभ है, आप हमें दिखाते हैं, हमारे देश की हमारे जनमानस की आवाज को उठाते हैं, लेकिन मैं वो राष्ट्रीय चैनल जो है उनको दब्बा मानता हूँ। देश हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था, हमारे देश किस ढंग से ये आज की तारीख में कोई न्यूज नहीं है। जब आप कोई चैनल उठा के देख लो, हमने तो न्यूज देखना ही बंद कर दिया। बिजली के खंभे तक की व्यवस्था आज हरियाणा में नहीं है। जो नगर निगम पार्षद आज दावा करते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया, उन नगर निगम पार्षदों को पूछना चाहूंगा कि 3-3 बार सड़क पर टायर लगा चुके हैं और 3-3 बार उखाड़ दी जाती है। क्या आपका रोड मैप, क्या आपका मापदंड, क्या आपको समझ नहीं आता पहले क्या सरासर सरकार के पैसे की नीलामी है। नमस्कार, सभी को सादर प्रणाम। मैं अनूप कुमार। आज हम हैं फरीदाबाद में कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ हैं गोपाल वशिष्ठ जी। उनसे बात करेंगे आज हरियाणा की राजनीति को लेकर। गोपाल जी, हरियाणा की राजनीति को आप किस प्रकार से देखते हैं? धन्यवाद आपका। सर्वप्रथम मैं आपके चैनल का और आपकी पूरी टीम का सादर अभिनंदन करता हूं। अब दूसरा सवाल आपका कि हरियाणा की राजनीति का। मित्रवर, हरियाणा की राजनीति अपने आप में घुटने टेकने वाली राजनीति हो चुकी है। आज की तारीख में 2014 के बाद जो सरकार आई थी और डबल इंजन की सरकार कहा करते थे कि डबल इंजन हम लाएंगे और हरियाणा को स्वर्णिम, हरियाणा का चौमुखी विकास, हरियाणा में सब कुछ फलीभूत करेंगे, वो आज नस्ता नाबूद हो चुका है। मैं सीधे शब्दों में कहूँगा, आज आप हरियाणा में जाके देखें, जल भराव मैंने ये नहीं कहा कि सिर्फ हरियाणा में ही है, ये मेरा बिल्कुल कहना नहीं है। जल भराव तो पूरे देश में है, लेकिन हरियाणा का जल भराव ऐसा जल भराव है कि थोड़ा सा अगर आप पैदल अगर चल रहे हैं और आपको नहीं मालूम कि ज़मीन है या किसी शिविर में मेरा पैर जा रहा है, कहीं हताहत हो चुके हैं। और वो कहीं नहीं, आप बाईपास, फरीदाबाद बाईपास से आप जैसे ही यू टर्न करते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, फरीदाबाद से अगर आप हरियाणा दिल्ली से फरीदाबाद की तरफ जा रहे हैं तो बाईपास जो है लेफ्ट हैंड साइड पे एक बाईपास करके है और प्रॉपर हरियाणा को जोड़ता है। उस रूट पर आप चले जाएं, मैं समझता हूँ कमर तक आपका पानी भर जाएगा। अभी हाल ही में ही हमारे वरिष्ठ नेता लखन सिंगला जी ने उस चीज़ को फेस किया था, वहाँ गए थे और एक न्यूज़ चैनल ने उनका इंटरव्यू भी वहीं पर पानी में लिया था। आप उस चीज़ को देख लीजिए, हरियाणा का विकास आपको समझ में आ जाएगा। सिर्फ मेरे मित्र नाम बदलने से आज जिस जगह पे मैं हूँ उसका नाम नहर पार ग्रेटर फरीदाबाद हमने कर दिया है। ग्रीन बेल्ट वाला फरीदाबाद इसको बोला जाता है, आधुनिक फरीदाबाद बोला जाता है, औद्योगिक नगरी फरीदाबाद बोला जाता है, न जाने क्या क्या बोला जाता है, तिलपत बाबा की भूमि। तो तिलपत बाबा की भूमि तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, लेकिन जो बाकी जो मैंने मुहावरे आपको बताए, एक को भी मैं इसमें अपने तो विकास की बात होगी। मेरा पहला सवाल था हरियाणा की राजनीति जो आज के टाइम में एक चौधरी देवीलाल और बंसीलाल के टाइम में जो राजनीति थी, क्या उसी प्रकार की राजनीति अब रही है या कुछ और? बिल्कुल अलग हो गई है। राजनीति के मायने सिर्फ नाम बदलना, राजनीति के मायने 2-4 लोगों को। हरियाणा में तो ऐसा कोई केस नहीं है नाम बदलने वाला। अरे साहब, यही तो बात है ना, बड़े मैं अपनी तो बात बता रहा हूँ। ग्रेटर फरीदाबाद नाम दे दिया गया है, औद्योगिक नगरी, क्या क्या, मैं अपनी तो 4 नाम तो मैंने अपने गिना दिए हैं, लेकिन धरातल पे एक भी नाम खरा नहीं उतरता। अरे ये वो पावन धाम हैं, ये पावन धाम है। तिलपत नगरी का जो आप व्याख्यान अभी हमने बताया आपको, ये बाबा तिलपत की भूमि है। यहाँ पे बाबा जी का वो कहावत है ना कि जब पांडव जो है अज्ञातवास में थे, ये नगरी का आप इसको समझें थोड़ा सा कि पांडव अज्ञातवास में थे, उस टाइम पे इनकी शिनाख्त कहीं ना हो पाए तो उन्होंने जगह चुनी तिलपत। उन धामों में से एक तिलपत धाम था। पांडव यहाँ आए और ये देवतुल्य भूमि है, मैं तो कहूँगा। लेकिन आज इन्होंने इसको नरक करके रख दिया है। बिजली की कोई व्यवस्था नहीं है, पानी की कोई व्यवस्था नहीं है, निकासी पानी जब जल भराव कहीं कोई व्यवस्था नहीं है। बस खाली नाम पे नाम रखे जाओ, आज का नाम राम था कल को श्याम कर दो, यही सरकार की राजनीति है। और सरकार एक दिन अगर मुख्यमंत्री का कहीं दौरा होगा, उस दिन रातों रात उस जगह को चमका दिया जाता है और पेरिस की तर्ज पे उसको उतारा जाता है सड़क को। आज से आप 2014 से पहले आप देखें। आप इतनी कमियां बता रहे हैं, लेकिन खट्टर साहब की छवि पर आज तक कोई उंगली नहीं उठा सकता है। खट्टर साहब की बिल्कुल साफ है। देखिए सर, हम विपक्ष में जरूर हैं, लेकिन व्यक्ति विशेष में आप कहते हो या विकास के मुद्दे पे कहते हो, हमारे तो सवाल आप ही से है। मुख्यमंत्री तो खट्टर साहब हैं। मैं नहीं, मुख्यमंत्री खट्टर साहब है, मंत्री पे तो सवाल होंगे। मैं तो कह रहा हूँ मुख्यमंत्री खट्टर साहब हैं, लेकिन मुख्यमंत्री खट्टर साहब की व्यक्ति विशेष की छवि तो हम भी कहाँ कह रहे हैं कि वो चोर हैं, भ्रष्ट हैं। हमने तो कभी नहीं बोला, मेरे बयान तो कभी नहीं आए ऐसे।
व्यक्ति विशेष में वो ठीक आदमी है। अच्छा काम कर रहे हैं तभी तो आरोप नहीं लग रहा। अरे सर, अच्छा काम मतलब जैसे कि एक आदमी बड़ा शरीफ है, तो शरीफ का मतलब तो कभी ये भी होता है कि मैं कहूँ शरीफ का मतलब ये भी होता है कि उसको अपने मानचित्र में अपने एरिया का ही नक्शा नहीं मालूम होता है। कभी तो गणतंत्र दिवस को स्वतंत्रता दिवस कह देते हैं, तो शरीफ तो एक ऐसा भी शरीफ हो गया ना। खट्टर साहब ने कब कह दिया? अब आप उठा के देख लीजिए वीडियो, कभी पुरानी कोई वीडियो आपके पास पड़ी हो तो। मैं नहीं कह सकता इस बात को, लेकिन मैं कह रहा हूँ ऐसा भी लोग बोल देते हैं। ठीक है, जबान भी फिसल जाती है, मैं ये भी कह रहा हूँ। लेकिन धरातल पे आज फरीदाबाद 90 तिगांव विधानसभा का मैं भी मेंबर हूँ और मैं भी फरीदाबाद को पल पल देख रहा हूँ। घुटने भर का पानी, स्कूलों की हालत जर्जर हो चुकी है। जिन स्कूलों की हालत जर्जर है उनके बाहर गेटों को लिपाया पुताया करके उस पर कुछ 2-4 स्लोगन लिख दिए गए हैं लाल पीले कलम से। अंदर स्कूल की हालत बड़ी जर्जर है। बच्चे आज वही बिना पंखे के, बिना लाइट के, बिना शौचालय के आज भी वहाँ अपना विद्या ग्रहण कर रहे हैं। आप सफाई व्यवस्था की बात कर रहे हैं, वहीं अगर खट्टर सरकार को देखें, और अब तो दो मुही सरकार है, खट्टर और बीजेपी और जेजेपी। अब सरकार को देखें तो उनके दावे हैं स्वच्छता अभियान को लेकर, बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े होर्डिंग लगे हुए हैं। आप उन पर सवाल उठा रहे हैं। मैं तो आपको 2 टूक बोलूँगा, जितनी होर्डिंग खट्टर साहब ने स्वच्छता अभियान के लिए लगवाई है उससे आधा पैसा भी अगर उस स्वच्छता के अभियान पे धरातल पे वो काम कर देना, हमारे सफाई कर्मचारियों को, हमारे जो इनको ही वो पैसा दे दें, उससे ज़्यादा काम होर्डिंग से आधा होर्डिंग का खर्चा सिर्फ दे दें तो अच्छी सफाई हो जाएगी। मैं कहता रहा हूँ ना कि खाली होर्डिंग पे, खाली सोशल मीडिया पे काम चल रहे हैं इनके, करने कुछ और कथने कुछ और। आज मैं कहता रहा हूँ कि स्कूलों की फ़ीस, जो स्कूलों को दावा किया जाता है कि हम ऑनलाइन उनकी पढ़ाई कर रहे हैं, ये तो विकल्प है ऑनलाइन। मेरे मित्र, पहले ऑनलाइन तो पढ़ाई हो ही नहीं सकती, लेकिन ये विकल्प है कि परमात्मा ने एक झोली में एक कोरोना टाइप का ऐसा एक संकट ये हो गया है पूरे विश्व में, ये विकल्प है इसका। लेकिन सरकारी स्कूलों में मैं ये कहता हूँ, आपको दावे के हाथ कह सकता हूँ, पूरे साल की फ़ीस स्टार्टिंग में ली जा रही है और दावा कर रहे हैं कि लैपटॉप बांटने का, दावा कर रहे हैं कि बच्चों को ये करने का। मैं तो दावे के साथ कह सकता हूँ कि मैं आपको कुछ दिन और रुक जाओ। अभी सरकार ने दावा किया है कि हर एक बच्चे को पहली क्लास से 12वीं क्लास के बच्चों को लैपटॉप बांटेंगे, टैबलेट बांटेंगे, जो भी है करेंगे ना। जैसे अब 5 किलो राशन घर घर पहुँचा रहे हैं। हाँ, 5 किलो राशन वही है। मैं आप अब फिर आगे राशन पे जो 5 किलो राशन बांटा गया मेरे मित्र, वो 5 किलो राशन जितनी बड़ी मोदी जी की फ़ोटो उसमें लगी है ना, और मुख्यमंत्री की फ़ोटो लगी है जितनी बड़ी, उसके बिल्कुल तलवे पर वो राशन है। वो जो फोटो लगी है, एक चित्र का जो दाम है ना, उससे भी पौना दाम। फोटो से ऊपर हो या नीचे हो, 5 किलो तो पूरा बनता है ना। 5 किलो नहीं ना, मैं आपको वही तो बता रहा हूँ। आप ये बताओ, पहले तो पूरे महीने का खर्चा क्या 5 किलो में हो जाएगा आदमी का? 5 किलो आप क्या मान रहे हो? चलो छोड़ो, हम उस बात पे नहीं आ रहे। राहत पैकेज है वो, राहत पैकेज तो शायद हो सके भैया आदमी डूब रहा हो कहीं तो राहत पैकेज उसको देना चाहिए। लेकिन जितनी बड़ी वो फ़ोटो है, उतना जो खर्चा फ़ोटो का आता है, अगर उतने खर्चे के बराबर राशन होती ना, उसमें हमें तसल्ली हो जाती। फ़ोटो के बराबर जो फ़ोटो की कीमत लागत लगती है प्रिंट करने में, उतने उसमें राशन है मेरे मित्र। और उसको अब तो मैं हाल ही में देख रहा था कि हमारे कोई पार्षद है, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूँगा, अब सारी आपदाएं, सारे संकट लगभग टल चुके हैं, अब वो कल परसों उनको बांट रहे थे। तो धन्य है, उन्होंने काम भी किया, वो काम किया, उन्होंने सिरा ठोक के कहते हमने काम किया। लेकिन काम कैसे किया वो तो धरातल पर आप चलो, मैं तो अपोजिशन में हूँ, अपोजिशन को नहीं, आप पब्लिक में कहीं फेस करिए, पब्लिक को आप सुन लीजिए कितना काम किया है। तो बहुत सारे मुद्दे हैं, शिक्षा है, बेरोजगारी है, डेवलपमेंट है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप अच्छा बुराई का नाम अच्छा रख दो क्या, तो बुराई दब जाएगी क्या? यही डबल इंजन वाली सरकार का यही स्लोगन है, लिपाई पुताई करके बुराई का नाम अच्छा रख दो, बोला सब अच्छा हो रहा है। जब से बीजेपी सरकार हरियाणा में आई है तब से देखना पड़ा, जितने भी भर्ती टेस्ट हुए हैं लगभग सभी कैंसिल हुए हैं या रिजेक्ट हुए हैं। तो ये किस प्रकार से क्या माहौल चल रहा है? आप तो कैंसिल कर रहे हैं, मैं तो कह रहा जो पद थे भी उनसे भी निष्कासित कर दिया है लोगों को। रोजगार देने की तो बात तो छोड़ो, रोजगार तो दिया नहीं। जो रोजगार था, जिनको हमने सृजन किया था, हुड्डा साहब ने जिनके परिवारों में दिया जलाया था, उन दियाओं को भी बुझाने का काम इस सरकार ने किया है। कई कर्मचारी सेवारत थे जो उनको निष्कासित कर दिया गया है। कोई भर्ती तो कोई है ही नहीं। जिस प्रकार से किसान आंदोलन को देख के कांग्रेस पे भी आरोप लगाए जा रहे हैं, जैसे किसान आंदोलन की आड़ में जैसे बीजेपी होगी, जेजेपी के जो भी मंत्री पदाधिकारी या कोई सांसद महोदय या विधायक जी अगर किसी गांव में या कहीं भी जाते हैं तो उनको रोका जाता है, उनका विरोध किया जाता है। तो वहीं आप लोगों पे आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के प्रोपेगेंडा है। कांग्रेस का प्रोपेगेंडा अगर होता ना, अगर हमारा प्रोपेगेंडा होता तो इनको सरकार में आने नहीं देते। हमने हार स्वीकार करी है। हम वो लोग हैं कि अगर जो विधान है, जो वायलॉज है हमारा, उस विधान पर चलने वाले हम लोग हैं। ये तो बात कर रहे हैं किसान संगठन की, हम तो कह रहे हैं कि हम इनको सत्ता में नहीं आने देते।
अगर हमारा कोई प्रेजेंडा ऐसा इस ढंग का होता तो पूरी कोशिश की थी ना, लेकिन जनता ने बनाया ना। नहीं, जनता सर्वे माने जनता ही है, जनता जनार्दन ही हमारे लिए सब कुछ है। इनके तरह नहीं कि आप ये बताओ कि एक आप क्षेत्र में लोगों ने तो पूरी कोशिश की थी दुष्यंत चौटाला को भी अपने पक्ष में लेने की, उनको ऑफर तक दे दिया गया था कि मुख्यमंत्री आपको बना दिया जाए, ये आपको नहीं बनाया। ये तो सर आप लोगों के द्वारा चलाई गई खबर है। अगर ऐसा होता तो निश्चित हम सरकार बना लेते, हमारे पास ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, सरकार हम बनाए। अगर ये हमने ये नहीं कहा, हमारी लड़ाई थी सिर्फ अन्याय के खिलाफ, हमारी लड़ाई थी जो भ्रष्टाचार के खिलाफ। ये नहीं, मैं देखो सारे मुद्दे तो मैं ये नहीं कर हमने सारे मुद्दे भुना दिए हैं, या हम जो अब सरकार में आएंगे तो हम सारे मुद्दों को ठीक कर देंगे, हम ये भी नहीं करें। लेकिन हमने अगर ऐसा होता तो जो आपकी बात में रखता हूँ, अगर ऐसा होता तो हम सरकार बना लिए होते। फिर तो सरकार हमने तो की थी ना। कोशिश तो हर देखो राजनीतिक पार्टी के होने आते कोशिश हर कोई करता है, लेकिन कोई मापदंड होते हैं। अगर माना चौटाला साहब का पक्ष जो है हमारे मापदंड पर खरा नहीं उतरता है, हमने उनको बाइकाट कर दिया। और आने वाले दिनों में आपको आश्वासन, आपने उनको बाइकाट नहीं किया, उन्होंने आपको बाइकाट किया। ये तो आपके द्वारा बनाया गया मुद्दा है। आने वाले दिनों में देखो कुछ दिन अभी इलेक्शन के बाकी है, साहब ने दुष्यंत चौटाला ने आपको बाइकाट करते हुए उन्होंने साफ तौर पे मना कर दिया था कि मैं कांग्रेस के साथ नहीं जाऊंगा, किसी भी सूरत में नहीं जाऊंगा, और जिन्हें लोग बीजेपी के साथ गए। अब इसी सवाल का मैं आपको जवाब दूंगा। चौटाला साहब इन लोगों ने जब इलेक्शन लड़ा था, आइडियोलॉजी बीजेपी की आइडियोलॉजी पर लड़ा था या हमारे आइडियोलॉजी पर लड़ा था, आप बताओ। उन्होंने अपने चौधरी देवलाल की आइडियोलॉजी पे लड़ा। वो आइडियोलॉजी हमसे मिलती थी। आपने भी तो उनके देवलाल जी की कॉपी कर रखी थी ना। कॉपी तो नहीं कह सकते, वो तो उनके देखो हम पुरानी पार्टी, देखो हम पुरानी पार्टी, मैं मानता हूँ कि देवीलाल जी का अपना वर्चस्व है, हरियाणा में उनका दबदबा, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारी एक अपनी आइडियोलॉजी है, सबको लेके चलना। और वो जब आपने कैंपेनिंग दौर पे आपने कवरेज किया होगा, आप जब देखना आप इस चीज़ को कि आइडियोलॉजी। आपका कहना ये है कि देवलाल आपकी पार्टी पुरानी है, देवलाल ने आपकी पार्टी की आइडियोलॉजी कॉपी की होगी। कॉपी आइडियोलॉजी मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं कहा, मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूँ कि उनसे पहली आइडियोलॉजी या जो एक सर्वाइव हुआ, जो एक टोन सर्वाइव हुई हरियाणा 14 के इलेक्शनों में, तो अगर कोई व्यक्ति अपने दादा परदादा की आइडियोलॉजी कॉपी करता है, अच्छी बात, कॉपी करता है, उस पर काम करता है, तो आप ये तो नहीं कर सकते कि वो आइडियोलॉजी हमसे मिलती तो उन्होंने हमारी आइडियोलॉजी कॉपी कर ली। सर तो अच्छा सच तो सच ही है ना। अब सच तो मेरी आइडियोलॉजी तो हो नहीं सकती, सच तो मेरी व्यक्ति विशेष की नहीं हो सकती, सच तो हमारे आदिकाल से चला आ रहा है, पर उसका मैं वंशज हूँ, वो आदिकाल का ही मैं रूप, वो हमारे वंशज से निकला हुआ चीज़ें हैं, तो सच का तो साथ देना हमारा भी फर्ज है। तो मैं कह सकता हूँ कि वो आइडियोलॉजी उनके हमारे से मिलती जुलती थी, लेकिन क्या हुआ, उनको सत्ता की पता नहीं कैसी भूख थी, कैसे उन्होंने अपने समझौते कर लिए, वो तो एक व्यक्ति विशेष के रूप में वो तो सभी जानते हैं। नहीं, इसको आप सत्ता की भूख कहें या कुछ और कहें, एक व्यक्ति के विशेष के पिताजी या दादाजी को आप लोगों ने अरेस्ट किया हो, वो आप लोगों में कैसे आ सकता है? देखो जी, हम लोगों ने एक व्यक्ति विशेष के दादा परदादा किसी को अरेस्ट हम तो कर ही नहीं सकते। हम तो अभय चौटाला और ओम प्रकाश चौटाला के अरेस्टिंग में दो उनकी अरेस्टिंग हुई थी, उस टाइम में कांग्रेस सरकार ही तो थी। सर कांग्रेस सरकार थी, लेकिन मैं यही तो आपको कह रहा हूँ कि हमने किसी भी दादा परदादा किसी व्यक्ति विशेष को तो अरेस्ट करा ही नहीं। हमने तो अरेस्ट किया है असत्य को, झूठ को, फरेब को, गलत को। हम तो कह रहे हैं कि अगर हमने भी कोई गलत चीज़ करी हमारे खिलाफ कार्रवाई हो। अगर सही तौर पे माने तो उसमें अजय चौटाला का तो कोई रोल खासकर था ही नहीं, लेकिन उनको भी कहीं ना कहीं बीच में उसमें घुसा दिया। सर ये न्यायपालिका के सब सवाल हैं, ये तो न्यायपालिका देखेगी, ये तो एक जांच का विषय है, हम इस पर कैसे टिप्पणी कर सकते हैं। लेकिन अगला आदमी अगर कोई अरेस्ट हुआ है तो पार्टी तो आप लोगों ने, सरकार ने बनाई थी ना सर, उस व्यक्ति को पार्टी तो सरकार ने ही बनाया था ना, सरकार ने या सरकार के जो कर्मचारी। नहीं, पार्टी ने एक्यूज कोई होता है। देखो क्या होता है कि जब किसी के प्रति कोई जांच बैठती है, कोई एक्यूज होता है, तो जब भी कुछ तो उसमें होगा, कुछ उसमें लिप्त तो होंगे, तभी तो कोई वो हुआ। ऐसा तो हो नहीं सकता है भाई कि हमने कुछ करा नहीं हम अंदर हो गए, ऐसा नहीं चलता ना, कुछ तो हुआ होगा। और कार्रवाई करना भाई, जो कितने से कितना बड़ा आदमी हो जाए, अगर उसने गलत किया तो दूध का दूध पानी होना चाहिए, और न्यायपालिका का सब्जेक्ट है इसमें। तो वो हमें किसी व्यक्ति विशेष के दादा को हमने अरेस्ट किया नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो एक्यूज थे। एक्यूज आदमी को अंदर करना वो अलग चीज़ है। चुनावों के टाइम पे नारे लगते थे कि हुड्डा साहब के हमारे पास काले चीठे रखे हुए हैं, अगर हमारी सरकार बन गई तो हुड्डा साहब को अरेस्ट कर लिया जाएगा। ज़मीन घोटाले का भी आरोप लगाए थे। रॉबिन वाड्रा जो हैं उनके को करोड़ों की ज़मीन कौड़ी के भाव में बेचने के भी आरोप थे। और जैसे हमारी सरकार बन जाएगी तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा अंदर हो जाएंगे। अंदर हो जाएंगे, लेकिन हुए क्या अंदर? मैं वही तो कह रहा हूँ, जैसे आपने चौटाला जी का या मेरे को उदाहरण दिया, तो ऐसे ही अगर चाहती कांग्रेस, अब हमारी सरकार तो है नहीं, अब तो बीजेपी और उन्हीं की सरकार जिनकी आप बात कर रहे हो, वो हमें ये हमारे हुड्डा साहब को क्यों अंदर नहीं कर देते? क्योंकि देखो बहुत सारे केस उन पर चल रहे हैं, स्वाभाविक सी बात है, चल रहे हैं केस। लेकिन आपको संज्ञान होगा कि अभी हाल फिलहाल में 2-4 दिनों में कई केसों में उनको राहत मिल गई है, बरी कर दिए गए हैं। तो ये भाई देखो, आप किसी को फंसा, भाई सरकार, अब एक सपोज करो आज उनकी सरकार है, एलिगेशन लगा सकते हो हम पे, लेकिन फिर उसके भाई भी जांच बैठती है,
न्यायपालिका के अपने तौर तरीके हैं और उसमें आदमी खराब तौर तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, यही सब हो रहा है। नहीं सर, अभी हाल ही में देखने को मिला है, जैसे आपने फ़ोटोओं की बात की कि 5 किलो अनाज पे के जो थैला है उस पर मोदी जी और खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला की फ़ोटोएँ आ रही हैं। कुछ व्यक्ति विशेष ने विरोध करते हुए वो पॉलिथीन जला दी थी, तो उन लोगों पे सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के केस दर्ज किए गए हैं, तो इसको आप कैसे देखते हैं? नहीं, पॉलिथीन वो जलाना, वो देखो किसी भी व्यक्ति विशेष, देखो प्रधानमंत्री जी हमारे प्रधानमंत्री हैं, सीएम मनोहर लाल खट्टर हमारे हैं, वो हमारे भी सीएम हैं। किसी की फ़ोटो को जलाना, ये करना नुकसान, वो तो गलत है। देखो ये तो इसको मैं निंदा करता हूं। फोटो को जलाना वो तो एक मानहानि का केस बनता है, लेकिन सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का केस है। ये भी मैं समझता हूँ, ये भी एक, इसके लिए भी अलग एक प्रावधान होना चाहिए। सरकारी संपत्ति नियम है भी कि सरकारी संपत्ति को अगर आप नुकसान पहुंचाते हो उसके लिए आपको सज़ा होती है, यह है भी, और सज़ा देने का काम इनका है। लेकिन सर मैं नियम है, लेकिन आम लोगों के लिए है, राजनीतिक लोगों के लिए नहीं है। जब किसान पंजाब से चले थे आंदोलन करने के लिए दिल्ली की तरफ, तब किस आधार पे खट्टर सरकार ने जो रोडें खुदवाई थी, तो वो भी तो संपत्ति, सरकारी संपत्ति को कौन से आदेश पे, किससे परमिशन लेके रोडें खुदवाई गई? अब यही तो है ना, वो तो ये कहते हैं कि हम मतलब किसानों को रोकने के लिए हमारा एक प्रयास था। क्या सरकार आज इतनी बौनी हो चुकी है? क्या किसी व्यक्ति को कोई व्यक्ति दिल्ली आना चाहते हैं उसको रोकने के लिए आप सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा? गलत है, बिल्कुल गलत है। सरकारी संपत्ति का, वो भी सरकारी संपत्ति है। एक थैले को आग लगाने पे सरकारी संपत्ति का केस हो सकता है, नुकसान पहुंचाने का, तो उसकी भुगताई कौन करे? मैं तो कह रहा हूँ सरकार जब, जैसे ही सरकार अपने अस्तित्व से खत्म होती है तो इन पर भी केस चलना चाहिए। अगर भाई देखो कोई भी चीज़, आज हमारे फोर्सेज, हमारे जवानों पे क्या हमें भरोसा नहीं है? क्यों वहाँ पर इस ढंग से आप कीलें ठोक देते हो सड़कों पे? भाई हमारी राजधानी है, किसी भी पूरे भारत के कोने से भी आदमी आ सकता है। और किसान, मैं तो नहीं समझता कि किसान, भाई देखो आप किसी पे खाई खोदोगे, कीलें ठुकवाओगे, तो एक हिंसक आदमी तभी होता है जब आप कोई बैरिकेड करते हो। मैं तो अभी हरियाणा की बात करने जा रहा था आपसे। आज मैं जिस प्रदेश में, हरियाणा में हूँ, मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि बिजली के खंभे तक की व्यवस्था आज हरियाणा में नहीं है। जो नगर निगम पार्षद आज दावा करते हैं कि हमने बहुत कुछ कर दिया, उन नगर निगम पार्षदों को पूछना चाहूँगा कि 3-3 बार सड़क पर टाइल लगा चुके हैं और 3-3 बार उखाड़ दी जाती हैं। क्या आपका रोड मैप, क्या आपका मापदंड, क्या आपको समझ नहीं आता पहले क्या करना है? सरासर सरकार के पैसे की, सरासर सरकार के उसकी एक नीलामी है। मेरा सवाल यही था कि जो किसान आए थे तब जो रोडें खोदी गई थी, जो सरकारी संपत्ति को नुकसान किया गया था, उसके आधार पे आप को पार्टी को, कांग्रेस पार्टी को भी आवाज़ उठाने हुए थे कि खट्टर साहब के खिलाफ या जिस भी प्रशासनिक अधिकारी ने वो सड़कें खोदी थी उन पे केस दर्ज करवाए? सर उस समय हमारा मेन मकसद और मेन मोटिव था कि किसान को प्रोटेक्ट करना, किसान के साथ खड़ा होना। ये मुद्दा हमारे जहन में है, आज भी है, और जब जैसे सरकार बनती है इस पे भी हम संज्ञान लेंगे। अब भी जो नहीं सरकार बनेगी तब आप संज्ञान लेंगे, लेकिन एक जो अदालती कार्रवाई है वो तो आप अब भी कर सकते हैं, लेकिन हम जनता के अदालत में इस काम को कर रहे हैं। जनता के अदालत सबसे बड़ी अदालत। जो पॉलीथीन पे जलाने पे जो केस हुआ है सरकारी संपत्ति, वो किसानों पे ही हुआ, वो विरोध किसानों ने ही किया था, तो उनको प्रोटेक्ट करने के लिए आप इस पे भी तो देखो सर, किसानों को तो जो लाल किले पर, जो आपने इससे पहले भी हमें कवरेज किया था, लाल किले पर जो काम हुए हैं वो पहले किसानों के मत्थे थोपा जा रहा था। आपने कह रहे हैं कि किसानों ने किया, यही तो सरकार की नीतियाँ खराब हैं। यही तो हम कहना चाह रहे हैं कि वो जजमेंट उससे पहले खुद ही जजमेंट दे देते हैं कि ये किसान। मैं कह रहा हूँ कि किसान के नाम पर, यार एक बात बताओ, सीधी सी बात अनुज जी, मोटी मोटी बात बताओ, हमारे 5 रोड मैप मापदंड हमारे सरकार के साथ समझौते हुए हैं। किसान इन रास्तों से किसान निकलेंगे, अपना फ्लैग मार्च करेंगे, आप उसी बात पे आएँ, और वही रास्ते दिन में बंद कर दिए जाते हैं। तो इसका मतलब किसानों को भटकाया गया है। अपनी बात पे सरकार अपनी बात पे नहीं रहती है, बाद में अभी कुछ और बोलते, बाद में कुछ और बोलती है, और बाद में जब किसान भटकेगा। एक बात बताओ अनुज भी, अगर मेरे घर का रास्ता ये है, इस घर में बैरिकेडिंग चारों तरफ से कर दूं और आप मुझे मिलने आए, तो आप ढूंढते रह जाओगे, तो परेशान तो होगे ना। और जब आदमी परेशान होगा तो परेशान होकर आदमी क्या करेगा? यही सब करता है। लेकिन फिर भी मैं कहूँगा वो किसान ने नहीं किया। दूध का दूध पानी का, भाई सिद्धू जैसी बातें हुई वहाँ पे, सिद्धू का नाम बीच में आया तो उसका कुछ आज तक कार्रवाई हुई कुछ भी? और वो किस पार्टी से लीड करता हुआ? अरेस्ट हुआ था, फिर वही अरेस्ट हुआ था ना, उसके बाद आगे क्या हुआ? कहीं वो आज रोड मैप पे है, कहीं उसके आज तक कोई बात है? आज फ़ोन टैपिंग का मामला, इस सरकार को तो मैं तो कहूँगा डूब के। फ़ोन टैपिंग तो हर सरकार करवाती है, अरे सरकार भी करवाती थी। कोई खास चीज़ पे सरकार के एक अपने राइट्स होते हैं, किसी खास मुद्दे पे खास अपनी डिप्लोमेसी के लिए वो ऐसा कर सकती है। आज की तारीख में तो किसान से लेकर बच्चा बूढ़ा, 15 साल से लेकर 20 साल के बच्चों को, 65 साल, सबके फ़ोन टैप हो रहे हैं। क्या मतलब बनता है भाई? आपके पास कोई कामकाज नहीं क्या? आज वो मुद्दा मेन था, उस मुद्दे को बुलाने के लिए तालिबान, आप आज न्यूज़ उठा के देख लीजिए किसी भी न्यूज़ चैनल पे, भारत का न्यूज़ चैनल और खबरें तालिबान की, क्या मतलब बनता है? मैं कह रहा हूँ, मैं
बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, कौन सा चैनल, क्या ये हिंदुस्तान को तालिबान बनाना चाहते हैं? हमें जिहाद सिखा रहे हैं ये मीडिया। मैं किसी मीडिया का मैं निंदा नहीं करना चाहता हूँ। आप हमारा चौथा स्तंभ है, आप हमें दिखाते हैं, हमारे देश के, हमारे जनमानस की आवाज़ को उठाते हैं, लेकिन मैं वो राष्ट्रीय चैनल जो है उनको दब्बा मानता हूँ इस मुद्दे पे कि देश हमारा, हमारे देश की आर्थिक व्यवस्था, हमारे देश किस ढंग से, ये आज की तारीख में उनके पास कोई न्यूज़ नहीं है। जब आप कोई चैनल उठा के देख लो, आप, हमने तो न्यूज़ देखना ही बंद कर दिया है। आपसे अब एक आखिरी सवाल है हरियाणा पे। हरियाणा में जैसे किसान आंदोलन को लेकर बातें आ रही हैं, जैसे कुछ बीजेपी की नेत्री भी हैं, नेता भी हैं जो विवादित बयान देते हैं। हाल ही में सोनाली फोगाट ने भी किसानों को मवाली, टपोरी, दारूबाज, पता नहीं क्या क्या कह दिया है। देखिए सर, ये जो हैं, अब हम इस बात पर डिबेट करेंगे तो वो चीज़ थोड़ा सा दूसरे रूप में चली जाएगी, क्योंकि मैं इस पर जवाब दूंगा तो ये मतलब एक मातृशक्ति के ऊपर मैं समझाऊँ एक लोग प्रहार होगा मेरा, लोग उस बात को लेके चल जाएंगे कि मातृशक्ति के ऊपर आपने ऐसा बोला है। मैं ये कह मातृशक्तियों के लिए भी बोला है कि जो ये बॉर्डर पे जो महिलाएं बैठी है 500 रुपये, 1000 रुपये पर डे की दिहाड़ी पे बैठी। मैं तो सीधी सी बात कहूँगा, वही प्रकरण है कि यार अब ये नाचने गाने वाले लोग, खुले शब्दों में आपको बोलूँगा, ये नाचने गाने वाले लोग बस एक नमूने टाइप के लोग हैं। ये कुछ भी बोल देते हैं, बस इनको शायद इसी के लिए रखा है पार्टी ने अपने उसमें। क्या मतलब बनता है, उनको कोई जानकारी नहीं है उस बारे में, और जब जानकारी ना हो तो आदमी को नहीं बोलना चाहिए। मैं भी एक किसान हूँ। वो कैसे किसान है सभी जानते हैं, ये पूरा हरियाणा जानता है कैसे किसान है वो। ये मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि अगर मेरा स्टेटमेंट कोई आ गया तो फिर ये दोनों डिबेट ये गलत हो जाएंगे। इसलिए मैं इतना ही बोलूँगा कि इन लोगों को चाहिए कि अपनी थोड़ा जबान कम, मतलब उतना बोले जितना आपको नॉलेज है, जिसका काम उसी को छाजे और करे तो डंडा बाजे। एक कहावत है, हर जगह कहावत है। मैं उन महोदय से बोलना चाहूँगा कि आप जो हैं आप वही करते रहें। आप सामाजिक और राजनीति आपको परिभाषा आपको नहीं मालूम है, समाज क्या है राजनीति क्या आपको नहीं मालूम मुझे लगता है, इसलिए आप ऐसा बोल रही हैं। जी धन्यवाद। हरियाणा से ब्यूरो रुक। जय